हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 10 जिसका नाम विद्युत धारा और इसके प्रभाव है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। इसमें जो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। तो आपको बच्चों यहाँ पर प्रतीक चिन्ह बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है वो है संयोजक तार। अब संयोजक तार तो बिल्कुल आसान सा है कि आप इस तरह से एक लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्विच ऑफ की स्थिति में। तो स्विच ऑफ की स्थिति कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हम ये इस तरह से स्विच बनाते हैं, ये तार है और तार को यहाँ से जोड़ने के लिए ये इस तरह से ये क्लिप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको खुला छोड़ दे रहे हैं तो ये आपका स्विच ऑफ है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे जैसे ये इस तरह से, तो ये आपका जो हो गया स्विच ऑन की स्थिति में होगा। ठीक है, आप ये साथ में आपका जो चित्र दिया गया है उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए स्विच ऑफ की स्थिति में ये देखिए ये खुला हुआ है और अगर स्विच ऑन है तो ये पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के लिए ये देखें इस तरह से आपने चित्र बनाना है। एक ये ऐसे जैसे तार बनाया, ठीक है, उसके ऊपर आपने इस तरह से 2 बार एक घुमा देंगे और नीचे से पूरा गोला इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बल्ब। इसके बाद है विद्युत सेल। विद्युत सेल बनाने के लिए बच्चों एक लंबी लाइन लगानी है आपने और एक छोटी लाइन लगानी है। जो छोटी लाइन है वो माइनस टर्मिनल है आपका और जो बड़ी लाइन है वह है आपका प्लस टर्मिनल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये लाइन जो छोटी वाली है इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देना है। लंबी लाइन जो होगी वो पतली लाइन होगी। ठीक, तो ये एक सेल का प्रतीक चिन्ह है। तो इसके बाद आगे देखते हैं स्विच ऑन की स्थिति में। ये हम लोग कर चुके हैं कि आपने इनको पूरा जोड़ देना है। ठीक है, अब बैटरी। बैटरी के लिए देखें बच्चों, आपने जैसे ये एक सेल बना लिया, अब उसके बाद दूसरा सेल और इससे जोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, वही पहले लंबी लाइन लगाएंगे फिर छोटी लाइन और उसके बाद उसे आगे तार से जोड़ देंगे। तो ये आपका जो 2 सेल अगर आप जोड़ देते हैं तो वह बैटरी कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में, ये 2 सेल जोड़े हुए हैं और ये देखें ये बैटरी बन गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इस तरह से आपने जितने मर्जी आए सेल आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कि आपने जैसे मान लो आपने 3 सेल जोड़ने हैं तो देखिए एक सेल के प्रतीक चिन्ह में बीच में आपने कोई लाइन नहीं लगानी, अगला जो आप सेल बना रहे हैं उसको आपने कनेक्ट करना है इस तरह से। इस तरह से ये देखें, ये आपने इस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये जो एक सेल का चित्र होगा उसमें आपने कोई लाइन बीच में जोड़ नहीं करना है। जो 2 सेल आपस में जोड़ेंगे तब वहाँ पर आप डॉट डॉट भी लगा सकते हैं या फिर आप वहाँ पर पूरी लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बैटरी बनके तैयार हो जाती है। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह थे बच्चों। प्रतीक चिन्ह जो होते हैं हम क्यों प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे की बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है ना, तो प्रतीक तो ये इतने आसानी से बनाए जाते हैं कि सभी उसको बना सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं आती है। ठीक, तो इसलिए ये प्रतीक चिन्ह इस तरह से बनाए जाते हैं। अब जैसे सेल का आपने ये प्रतीक चिन्ह देखा, बल्ब का देखा आपने, कितना आसान सा है। देखो ये बस इस तरह से आपने प्रतीक चिन्ह बना दिया तो ये बल्ब हो गया। तो बहुत आसान से प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं जिनसे सभी बच्चे उसे बना सकें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में ये चित्र दिया हुआ है, इसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है चित्र 10.21। ये आपकी बुक में ये क्वेश्चन के साथ में ये चित्र दिया हुआ है। दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो देखें बच्चों, परिपथ का आरेख खींचना है। आरेख मतलब उसको हमें लाइनों से दर्शाना है। जो यहाँ पर आपके पास जो परिपथ में जो जो ये चीज़ें यूज़ हो रखी हैं इन सब का आपने आरेख खींचना है, मतलब इसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके खींचना है। तो देखें जैसे ये सबसे पहले यहाँ पर ये एक बल्ब लगा हुआ, तो बल्ब का भी हमने सीखा इस तरह से आप बना देंगे प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये बल्ब बन गया। इसके बाद ये देखो ये इसको जोड़ रहा है सेल के साथ, तो ये हमारा तार हो गया। और सेल बनाना है, सेल ये इस तरह से बना देंगे फिर आप। उसके बाद वो यहाँ आगे हैं आपके जो तार हैं वो सेफ्टी पिन से जुड़ रहे हैं।
सेफ्टी पिन से भी पूरा जुड़ नहीं रहा है, यहाँ देखें ये जगह खाली है। तो ये जो सेफ्टी पिन है ये आपका किसका काम कर रही है, स्विच ऑन या ऑफ का। तो अगर ये खुली हुई है तो इसका मतलब स्विच आपका ऑफ है। तो ये देखें इस तरह से आप इसको यहाँ, क्योंकि ये खुली हुई है, ये जुड़ी हुई नहीं है, तो आप इसको स्विच को ऑफ करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगर ये जुड़ी हुई होती यहाँ पर तो आप इस तार को इसके साथ पूरा जोड़ सकते थे। अब यहाँ पर आपका सेफ्टी पिन के साथ वो तार जुड़ा हुआ नहीं है तो स्विच ऑफ है, तो इस तरह से आप इसको खुला छोड़ देंगे। और ये देखें ये आपके लिए यहाँ पर ये आरेख बनाया हुआ है, आप इसको बना लें, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपका फिर से चित्र दिया हुआ है, चित्र है 10.2, ये आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, 4 सेल का चित्र है। यहाँ पर इनका रेखाएं खींचकर ये निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो 4 सेल को आपने जोड़ना है बच्चों और बैटरी बनानी है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा कि अगर मान लीजिए आप एक लंबी लाइन लगाते हैं जो प्लस टर्मिनल होता है, फिर एक छोटी लाइन लगाते हैं जो माइनस टर्मिनल को शो करता है, छोटी लाइन आपने मोटी भी बनानी है थोड़ा। तो उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ 4 सेल जोड़ने हैं तो आप यहाँ इस तरह से ऐसे 4 सेल बना दीजिए। 4 सेल बनाएंगे और उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह, ये आपके 4 सेल हो गए और ये संयोजक तार इस तरह से बना देंगे। बस इतना ही बहुत है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है 4 सेलों के टर्मिनलों को तार द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो ये बैटरी बन गई है, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है बच्चों कि प्लस माइनस जो हैं वो अलग अलग बनने चाहिए, ठीक है। उनको आपने मिक्स नहीं कर देना है, नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे कि माइनस के साथ माइनस बना दिया जल्दी में आपने, सारे के सारे जो लाइन हैं वो लंबी लंबी लाइनें खींच दी, है ना, कि क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा कोई नहीं बनाएगा बच्चों, ये आपका गलत हो जाता है। आप सारी लंबी लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आपने प्लस टर्मिनल बनाया है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मान लो सिर्फ छोटी छोटी लाइनें ऐसे बना देते हैं तो इसका मतलब आपने माइनस टर्मिनल बना दिया है। आपने दोनों टर्मिनल बनाने हैं, माइनस और प्लस, और उसके बाद अगले का प्लस और पिछले वाले का माइनस आपका जुड़ा होना चाहिए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि एक सेल का जो माइनस है वो अगले के प्लस से जुड़ा होगा, दोनों सेम सेम आपने नहीं जोड़ देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 4 बैटरी वाला 4 सेल वाला बैटरी आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन आ गया है। देखें यहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है, लिखा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। तो जो बल्ब है बच्चों, जो ये जैसे देख रहे हैं आप, ये चित्र में बल्ब जो है ये जल नहीं रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? तो आपने यहाँ कारण बताना है इस चित्र को देखकर। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए और फिर उसको बल्ब को जलाना है हमने कि किस तरह वो जल सकता है। तो पहले हम लोग इस चित्र को देखते हैं बच्चों, है ना। तो चित्र में देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये आपका स्विच ऑन है, बिल्कुल ठीक है, स्विच ऑन है, तार जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये बल्ब से जुड़े हुए हैं, फिर ये हमारा एक सेल आ जाता है और फिर दूसरा सेल आ जाता है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ सेल में इधर आपके ये माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है और फिर से प्लस लिखा हुआ है और यहाँ माइनस है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, फिर आपके पास प्लस होगा, फिर माइनस होगा। मतलब जो सेल हैं उनके अपोजिट टर्मिनल्स को आपने जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा चित्र में कि जो सेम सेम टर्मिनल हैं उनको एक तरफ जोड़ दिया गया, तो इसीलिए ये बल्ब जल नहीं रहा। तो अब हम इसका दूसरा आरेख बना सकते हैं, है ना। दूसरे आरेख में आपने ऐसे ही करना है कि जो स्विच ऑन है, बीच में आपने बल्ब बनाना है। बल्ब के बाद आपने यहाँ पर जो सेल बनाने हैं उनका एक का प्लस और एक का माइनस करके बनाने हैं। तो यानी कि जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो अगला वाला जो सेल होगा उसका यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इस तरह से करके आपने इनको जोड़ना है। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये आपके लिए चित्र बना हुआ है, इसको देखकर आप बना लें। और जो लिखा हुआ है आंसर वो पढ़ लेते हैं एक बार। चित्र देखकर कहा जा सकता है
चित्र देखकर कहा जा सकता है कि दीप्त बल्ब जो है वह दीप्त नहीं हो पा रहा क्योंकि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। समान टर्मिनल का संयोजन होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए विपरीत टर्मिनल अर्थात धन और ऋण टर्मिनल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विपरीत टर्मिनल जो हैं वो हमने संयोजित करने हैं, जोड़ने हैं, का संयोजन किया जाएगा जैसा नीचे बनाए गए परिपथ में दर्शाया गया है। तो नीचे ये जो चित्र आपको परिपथ बनाया गया है बच्चों, इसको देखकर आप बना लें और आपका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। बस आपने दो प्रभावों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र की मदद से ये समझाने की भी कोशिश की गई है। देखें, तो देखें ये चित्र आप बच्चों, यहाँ पर ये कील है, कील के ऊपर ये इस तरह से तार की कुंडली बना दी गई है, मतलब तार को पूरी तरह से लपेट दिया गया है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो कील है ये आपका थोड़ी देर के लिए चुंबक की तरह कार्य करेगी। तो यही होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ आप इसको लिख लेंगे। पहला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव, जो ताप शब्द है बच्चों, उससे आपको पता चल रहा होगा कि कुछ चीज़ गर्म हो रही है। तो जब विद्युत को हम ऑन करते हैं, मतलब विद्युत जहाँ से प्रवाहित हो रही है वह जगह जब गर्म हो जा रही है, वह पदार्थ जो गर्म हो जा रहा है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये तापक या हीटर है जिसमें इसका जो बीच का फिलामेंट है ये पूरी तरह से गर्म हो जा रहा है ना। और इस पे पानी गर्म भी कर सकते हैं, खाना भी बनाया जा सकता है। तो ये इसका तापीय प्रभाव है। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हो गए, एक हो गया चुंबकीय प्रभाव, जब विद्युत धारा की मदद से चुंबक की तरह कार्य किए जाएंगे, और एक तापीय प्रभाव, जब विद्युत धारा की मदद से कुछ चीज़ गर्म हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपके तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिखा है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षिप्त हो जाती है। तो जो ये विक्षेपित हो जाती है, इसी का कारण आपने स्पष्ट करना है। तो बच्चों ये देखें, ये चित्र जो है इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये एक सेल है और स्विच को ऑन किया जाएगा, ये विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होएगी तो ये बल्ब भी जलेगा, और जो ये चुंबकीय सुई लगाई गई है इसमें थोड़ा सा आपको मोमेंट वहाँ पे दिखेगा, मतलब जिस पोजीशन पे ये है उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें विक्षेपित होता है। अब ये विक्षेपित किस कारण से हो रहा है? ये चुंबकीय प्रभाव के कारण, क्योंकि विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अब आंसर में भी यही लिखा है, देखते हैं। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तब तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय प्रभाव के कारण ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। साथ में आप ये चित्र भी बना लें। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है आपका। इसमें देखते हैं, यहाँ भी ये आपको एक चित्र मिल रहा है। ये चित्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने पीछे देखा। यहाँ ये चुंबकीय सुई लगी हुई है, बल्ब है और स्विच ऑफ है। स्विच खुला हुआ है तो ऑफ की स्थिति में है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि चित्र 10.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? तो देखें बच्चों, जब विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा तो चुंबकीय सुई विक्षेप कैसे दिखाएगी, है ना? तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। नहीं, चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो आंसर है चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाएगी, क्योंकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का कोई भी स्रोत, सेल अथवा बैटरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपके कोई सेल या बैटरी भी नहीं है जिसकी वजह से वो विक्षेप दिखाए, क्योंकि विद्युत धारा तो प्रवाहित होनी ही चाहिए, है ना, तभी तो सुई जो है विक्षेप दिखाएगी। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कोई सेल या बैटरी भी नहीं है। और स्विच ऑफ है तो ऑफ में तो वैसे ही नहीं दिखाना है उसने, है ना। तो ऑन किया जाए, बल्कि यहाँ पर होता ऑन लिखा होता
तो भी सोचा जा सकता था, है ना, कि उसमें कोई कारण हो सकता है, विक्षेप ना दिखाए, कुछ ठीक से उसमें जुड़ नहीं रखा हो, संयोजन तारों का अच्छे से नहीं हो रखा हो। पर यहाँ पर साफ लिखा है ऑफ किया जाए, तो ऑफ किया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन जो बच्चों आपका है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, पहला, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को दिखाती है? अभी हम लोगों ने पीछे करा है, लंबी रेखा जो है वह धनात्मक टर्मिनल यानी प्लस को दिखाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? इसको बैटरी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है, ये है बैटरी होती है। इसके बाद अगला, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका फिलामेंट रक्त तप्त लाल हो जाता है। तो अभी हमने चित्र में भी देखा था, ये देखें आप दोबारा इस चित्र को देख लें कि ये जो है इसका, ये बिल्कुल येलोइश रेड कलर का जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। जैसे आपने बल्ब में भी देखा होगा, पतला सा तार होता है इस तरह से, है ना, वो भी कैसा हो जाता है? बिल्कुल रक्त तप्त हो जाता है ना, तो उसको भी फिलामेंट ही कहा जाता है। तो अब अगला देखते हैं, अगला जो लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। अब बच्चों, ये फ्यूज क्या होता है? ये फ्यूज जो है, देखें आप, ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये फ्यूज का चित्र दिया हुआ है। फ्यूज़ जो जैसे अपने घरों में जो मेन लाइन जहाँ से आ रही होती है वहाँ पर फ्यूज़ लगा दिया जाता है कि कभी अचानक से अगर कोई ज़्यादा तेज़ लाइट आ जाए तो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे बिजली के वह जले नहीं, है ना। तो इस तरह से ये फ्यूज़ लगा दिया जाएगा और हमारी ये एक सुरक्षा युक्ति होती है। क्या कहलाती है? ये सुरक्षा युक्ति होती है कि इससे हमारी सुरक्षा हो जाती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जलता है और घर में आग भी नहीं लग पाती है। ठीक, तो अब ये हमारे खालिस्तान सारे पूरे हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन आपका। 9वें क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। आपने यहाँ सत्य और असत्य बताना है, यानी ट्रू फॉल्स हो गई है। तो पहला देखते हैं, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो देखें बच्चों, अभी हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी बैटरी बनाने के लिए हम एक जैसे सेल जो टर्मिनल हैं उनके वो नहीं यूज़ कर सकते। पीछे एक क्वेश्चन भी था आपका जिसमें जैसे प्लस और प्लस दोनों टर्मिनल जोड़ दिए गए थे तो वह बैटरी काम नहीं कर रही थी, है ना। तो ये क्या होगा कि हमने अपोजिट यानी विपरीत टर्मिनल्स को हमेशा पास लगाना है, चाहे तो वह प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर विपरीत होने चाहिए। ना तो माइनस माइनस या प्लस प्लस होंगे तो आपका सेल की जो बैटरी है वह काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका असत्य। इसके बाद अगला है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, सत्य कि अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह फ्यूज़ जो है उसका तार जो है वह टूट जाता है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था चित्र, ये देखें, ये जो चित्र है इसमें ये फ्यूज़ दिखाया गया है ना। इसमें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तार है, ये तार जो है अधिक जो बिजली आ जाती है तो ये तार टूट जाएगा आपका, और ये हमारी क्योंकि सुरक्षा युक्ति का काम करता है, जैसे कि अधिक मात्रा में जो बिजली आई है वह आगे हमारे घर के बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स तक ना पहुँचे, है ना। तो इसीलिए ये सुरक्षा युक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सत्य। अब अगला देखते हैं, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। अब देखें बच्चों, लिखा है नहीं करता, तो विद्युत चुंबक का तो काम है आकर्षित करने का, है ना। चुंबक ही हो गया तो वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आप नहीं लिखा है तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य, ये असत्य है। इसके बाद अगला है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। बिल्कुल सही बात है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक ही होता है जिसकी सहायता से हथौड़ा जो है वह उस घंटी से बजता रहता है और टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन,
देखेंगे आप विद्युत घंटी का चित्र देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ये घंटी है ना, और ये एक हथौड़ा है यहाँ इसके साथ में बंधा हुआ, और जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होएगी तो क्या होता है कि ये हथौड़ा इस घंटी से इससे ऐसे टकराएगा, ठीक है। और ये किसके कारण आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ? चुंबकीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसी के कारण यह घंटी की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ये जो हथौड़ा है ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और वो जो चुंबकीय पदार्थ की क्या है, ये घंटी है, ठीक है। ये इसकी तरफ आकर्षित होगा और वो बज जाएगा, टन टन की आवाज़ हमें सुनाई देगी, ठीक है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ बैटरी दी गई है। ये 2 सेल की बैटरी है, जिसमें देखें यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अगर आप 4 सेल भी जोड़ते हैं तो भी आपने ऐसा ही करना है कि विपरीत टर्मिनल्स को इकट्ठा जोड़ना है, मतलब प्लस माइनस, तो फिर प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस। कभी भी आपने सेम टर्मिनल्स को इकट्ठा नहीं जोड़ना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस को, नहीं तो आपका जो बैटरी है वह कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारे ये पूरे सत्य असत्य पूरे हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 10वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। पृथक करना बच्चों, अलग करना, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि विद्युत चुंबक को प्लास्टिक का जो कोई भी सामान है उसको पृथक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों, प्लास्टिक जो है वह एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना। तो चुंबकीय पदार्थ जो हैं जैसे लोहा, निकेल, इनके बने होते हैं, तो विद्युत चुंबक भी इन्हें आकर्षित नहीं करेगा। तो हम प्लास्टिक को विद्युत चुंबक की सहायता से पृथक कचरे के ढेर में से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो गया आपका नहीं। विद्युत चुंबक के उपयोग से प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 11th है अब आपका। इसमें लिखा है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो अब देखें बच्चों, तांबे के तार को वह फ्यूज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नहीं। अब ये नहीं क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो तांबे का तार जो होता है वह बहुत एक मतलब मिश्र धातु से बना होता है, और इसकी विद्युत प्रवाहित करने की इसमें जो मात्रा होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में विद्युत इसमें से प्रवाहित होगी, और वह विद्युत जो है अगर आपके घर के साधित्रों तक पहुंच जाती है, तो क्या होगा कि उनमें आग भी लग सकती है ज़्यादा मात्रा में, और वो पिघल भी जाते हैं, है ना, गर्म होंगे, आग लग जाएगी। तो ऐसा होने से क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है कोई। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए जो फ्यूज़ का तार है वह थोड़ा सा हल्के उस गर्म हो, मतलब कि हल्का गलनांक वाला बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में जब लाइट आ जाती है या विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या होगा, वह टूट जाएगा आसानी से, मतलब कि गर्म होकर पिघल जाएगा और फिर टूट जाएगा। गर्म होकर पिघल जाने से क्या होगा कि परिपथ टूट जाएगा, और जो मेन स्विच है आपका उसके आगे आपके घर तक लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो फ्यूज का यही फ़ायदा होता है। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। नहीं, विद्युत मिस्त्री को तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्यूज की तार मिश्र धातु की बनाई जाती है, क्योंकि विद्युत परिपथ में अगर अत्यधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित होती है तब फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है और फिर टूट जाता है, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे कि जब अधिक मात्रा में वहाँ पर विद्युत प्रवाहित होएगी तो क्या होगा, फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है और टूट जाता है। इससे विद्युत परिपथ से जुड़े विभिन्न उपकरण भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और आग उत्पन्न होने से भी बच जाते हैं। तांबे की तार का गलनांक फ्यूज की तार से अधिक होता है, जिससे वह आसानी से पिघलकर नहीं टूटता और उसमें आग लगने
का भी खतरा होता है। ठीक है, तो हमेशा जो फ्यूज़ का तार है वह आपने किसी न किसी मिश्र धातु का ही यूज़ करना है। तांबे का तार नहीं यूज़ करना है, क्योंकि तांबे का तार का गलनांक जो है वो ज़्यादा है और वह अत्यधिक विद्युत को सहन कर सकता है, उसमें से प्रवाहित होने देता है। ठीक है, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाएगा, जो ज़्यादा मात्रा में विद्युत उसमें से प्रवाहित होए तो उसके कारण गर्म होकर पिघल जाए और टूट जाए। ठीक, जैसे कि हमारी सुरक्षा हो जाए। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, जुबेदा ने चित्र 10.4, ये यहाँ पर भी आपके लिए एक चित्र दिया गया है, दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया, इसे एक स्विच में और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता करें। अब देखें, ये बोल रहे हैं कि उसने इस तरह से ये परिपथ बनाया, तो अब इस परिपथ में जब उसने मतलब कि सेल को जोड़ा, वो सेल के साथ में उसने क्या जोड़ा, बल्ब जोड़ा। बल्ब जो है वो उसका दीप्त नहीं हुआ। तो कारण बताना है कि यहाँ पर वह उसका बल्ब जो है वह दीप्त क्यों नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कई कारणों से वह बल्ब दीप्त नहीं होगा, तो हम वो संभावित सभी कारण लिख लेंगे। ठीक, तो देखें, पहला जो कारण है, थोड़ा सा इसे आपके लिए बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो ये देखें, इसमें जो पहला है आपका, बल्ब के फिलामेंट का टूटा हुआ होना। हो सकता है जो बल्ब यूज़ किया गया है उसका फिलामेंट जो है, जैसे हम इस तरह से देखते हैं ना बल्ब का फिलामेंट, तो वह बल्ब का जो फिलामेंट है ये वाला, ये टूटा हुआ हो। स्विच का सही तरीके से ऑन ना होना, जो स्विच है आपने ऑन किया है, कई बार क्या होता है स्विच बीच में रुक जाता है ना, और वो पूरी तरह से दब नहीं पाता है, तो ये भी हो सकता है। फिर है बैटरी में लगे सेल के टर्मिनल उचित प्रकार से ना लगे होना। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लस माइनस का ध्यान ना रखा हो, प्लस प्लस को या माइनस माइनस को जोड़ दिया हो, है ना, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से ये भी कारण हो सकता है। फिर है परिपथ में लगे तार का सही रूप में सेल से संयोजित ना होना, या फिर ये जैसे तार हैं आप जोड़ रहे हैं उसमें वह ठीक से जुड़ा नहीं है तार आपका, किसी भी उससे मतलब कि चाहे बल्ब से ना जुड़ा हो या फिर आपका कोई सेल से ठीक से ना जुड़ा हो, तो जो संयोजन हुआ है तार का वह सही नहीं हो, तो भी आपका जो परिपथ है वह पूरा नहीं होगा, और परिपथ पूरा नहीं होने से आपका बल्ब नहीं जलेगा। आपको बल्ब को जलता हुआ दिखाना है तो उसके ऊपर इस तरह से लाइन लाइन दिखाते हैं बच्चों, है ना। तो ये सारे संभावित कारण हैं कि आपका बल्ब क्यों नहीं जल रहा। तो आपको समझ आ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है बच्चों, यहाँ भी एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपने कुछ दो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला, जब स्विच ऑफ की स्थिति में, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दें बच्चों, ऑफ की स्थिति है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ तो जब ऑफ की ही स्थिति आ गई है तो बल्ब तो दीप्त होगा ही नहीं, है ना। तो पहले का पार्ट का आंसर हो गया, स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होगा। अगला, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। अब देखें, यहाँ पर इसको हमने ऑन कर दिया तो यहाँ इस स्विच के साथ में इस तरफ ए लगा है बल्ब, इधर बी लगा है और इधर सी लगा है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन करा तो क्या होगा। तो बच्चों आपने घर पे भी ध्यान दिया होगा कि तार अगर आपके एक ही उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, और तारों के साथ में जो भी आपके बल्ब लगे हैं वो एक ही सीरीज़ में, मतलब कि एक ही तार से संयोजित सीधे सीधे हो रहे हैं, तो वो सारे बल्ब इकट्ठे जल जाते हैं, है ना। कोई भी बल्ब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बाद में जल रहा है एक पहले, जैसे कि आप दिवाली के ऊपर लड़ियाँ लगाते हैं, है ना, जब लड़ी लगाते हैं तो सारी के सारी वो इकट्ठे बल्ब जल जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ होगा बच्चों कि जो स्विच जब आप ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन की स्थिति में लाया जाएगा तो सभी बल्ब साथ ही दीप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी बल्ब एक ही परिपथ से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके जो सारे के सारे बल्ब जो हैं वह इकट्ठे ही एक बार में जल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बल्ब एक बार जल रहा है, दूसरा बल्ब दूसरी बार जल रहा है। एक बार आपने जैसे स्विच ऑन किया, यानी कि ये आपका परिपथ जैसे ही पूरा हुआ, तो सारे बराबर से लैंप के मतलब कि वो सारी बल्ब जो हैं आपके वह इकट्ठे जल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज अपना ये वाला लेसन के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं, और आप सभी इनको अपनी कॉपी में लिख लें। और आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद बच्चों।